योगी आदित्यनाथ जी। सभापति महोदय, भारतीय रेल की 2016-17 के इस अनुदान मांगों पर जो चर्चा यहां पर प्रारंभ हुई है, मैं माननीय रेल मंत्री द्वारा प्रस्तुत डिमांड फॉर ग्रांट्स पे यहां पर समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में रेल मंत्री जी के द्वारा पिछले 2 वर्षों के दौरान भारतीय रेल के विकास में किया गया प्रयास सराहनीय है और मुझे उनके इन प्रयासों पर यजुर्वेद की पंक्तियां याद आती हैं कि वयम राष्ट्रे जागृयाम पुरोहिता, यानी राष्ट्र की उन्नति हम सब का कर्तव्य है। और इस भाव के साथ जो प्रयास माननीय रेल मंत्री के द्वारा यहां पर देखने को मिला है, सचमुच उसकी सराहना सभी पक्षों को करनी चाहिए। इसमें कोई संदेह नहीं कि भारतीय रेल इस देश की परिवहन की रीढ़ है। इस देश के सामाजिक और आर्थिक विकास के साथ साथ संपूर्ण राष्ट्रीय एकात्मता की प्रतीक भी है। और यह पहली बार देखने को मिल रहा है कि राजनीतिक संकीर्णताओं से ऊपर उठ करके एक व्यवहारिक और दूरदर्शी सोच के साथ मंत्रालय के द्वारा कार्य प्रारंभ हुआ है। जो प्रयास भारतीय रेल के द्वारा इस समय प्रारंभ हुए हैं, वो माननीय प्रधानमंत्री की सोच को प्रदर्शित करता है, जो भारतीय रेल को भारत की अर्थव्यवस्था के एक स्तंभ के रूप में प्रस्तुत करने का उनका प्रयास है। महोदय, मैं पिछले 17-18 वर्षों से सदन में भारतीय रेल की इस विकास यात्रा को देख रहा हूं और इसमें कोई दो राय नहीं कि राजनीतिक संकीर्णताओं से रेल बजट कभी उभर नहीं पाया था। लेकिन पिछले 2 बार के रेल बजट को हम सब ने देखा है और इस बात को महसूस किया है कि जो इस देश के हित में है, अंतिम आम आदमी के हित में जो है, राजस्व की दृष्टि से जो लाभकारी है, भारतीय रेल के हित में जो है, उन्हीं योजनाओं को ध्यान में रख करके उन राजनीतिक संकीर्णताओं से उभरने का प्रयास एक व्यवहारिक सोच के साथ, दूरदर्शी सोच के साथ प्रारंभ हुआ है। और इसीलिए जो इससे पहले होता रहा है कि अनुपयोगी योजनाओं पर पैसा जाता था, लेकिन राजस्व की दृष्टि से और आम जन की दृष्टि से जो योजनाएं महत्वपूर्ण होती थी, वे उपेक्षित रह जाती थी। पहली बार ये चीजें देखने को मिली हैं कि जो आम जन के हित में और राजस्व के हित में महत्वपूर्ण है, उन योजनाओं को प्राथमिकता देने का प्रयास हुआ है। और उसी का परिणाम है कि भारतीय रेल में जो परिवर्तन होता हुआ दिखाई दे रहा है, वह आम जन उसको महसूस कर रहा है। क्या इससे पहले कभी आम आदमी, एक सामान्य यात्री, अपनी समस्या के बारे में किसी रेल मंत्री से चर्चा कर सकता था? आज देश के किसी भी कोने में यात्रा करने वाला कोई भी व्यक्ति अपनी समस्या को रेल मंत्री के सामने कुछ ही मिनटों में प्रस्तुत कर सकता है और कुछ ही मिनट में उसकी समस्या का समाधान होता हुआ दिखाई देता, उसके पास सहायता पहुंचती है। क्या यह रेल यात्रा के और भारतीय रेल के विकास के या भारतीय अर्थव्यवस्था के स्तंभ के रूप में भारतीय रेल को प्रस्तुत करने का एक अभिनव प्रयास नहीं?
मुझे आश्चर्य होता है, माननीय खड़गे जी जो जिन बातों को यहां पर चर्चा कर रहे थे, और खड़गे जी तो यहां पर रेल मंत्री रहे हैं, और रेल मंत्री के रूप में उनके पास जो विरासत मिली थी कि किस प्रकार से रेल में लेन देन का कार्य होता था, और विरासत में उसको उन्होंने बहुत नजदीक से देखा था और महसूस भी किया होगा। लेकिन आज तो कोई इस प्रकार की चर्चा मंत्रालय में या रेलवे बोर्ड पर नहीं कर सकता। आज आम नागरिक भी, आम यात्री भी अपनी समस्या को रेल मंत्री तक पहुंचा सकता है और कुछ ही क्षणों में उस समस्या का समाधान होता हुआ भी दिखाई देता है। ये पहली बार देखने को मिला है, और इस दृष्टि से हम माननीय रेल मंत्री के द्वारा किए जा रहे प्रयास का स्वागत करते हैं। उनके सराहनीय प्रयास को हम सबको एक सिरे से इसको स्वीकार करना चाहिए। महोदय, भारतीय रेल के सामने चुनौतियां हैं, और ये चुनौतियां अचानक नहीं, ये विरासत में हमें प्राप्त हुई हैं। ये विरासत पिछले 60 वर्षों में भारतीय रेल को जिन संकीर्णताओं, राजनीतिक संकीर्णताओं और राजनीतिक संकीर्णता के तहत जिस सोच का प्रतीक बना दिया गया था, अनुपयोगी योजनाओं पर जिस तरीके से पैसा दिया गया और योजनाएं आज तक पूरी नहीं हो पाई, जिस तरीके से भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया गया पूरे रेल में, और उसका दृश्य तो यूपीए सरकार के दूसरे कार्यकाल में देखने को मिला था, जब रेल मंत्री को स्वयं उस भ्रष्टाचार की चपेट में आना पड़ा था। वह दृश्य भी इस देश ने देखा है, और इसीलिए वो चुनौतियां हम सबके सामने जो हैं, उनमें सुरक्षा और संरक्षा है, समयबद्धता है, स्वच्छता है, और रेल की परियोजनाओं की शुचिता और उनकी पारदर्शिता। ये 4 प्रमुख चुनौतियां हैं। मुझे लगता है कि वर्ष का भी, पिछले भी देखा होगा, इन सभी चुनौतियों को रेल बजट में भरपूर स्थान दिया गया है कि इनसे निपटने के लिए हम क्या क्या कदम उठाने जा रहे हैं, और उसके परिणाम भी हम सबको दिखाई दे रहे हैं। पहली बार होता है कि बिना यात्री किराया बढ़ाए हुए, बिना माल भाड़ा बढ़ाए हुए, डीजल से, बिजली से कटौती करके किसी यात्री पर अतिरिक्त बोझ भार दिए बगैर अपने नए स्रोत और संसाधन तलाश करके भारतीय रेल एक बेहतर करने का प्रयास कर रहा है। महोदय, यह स्थिति तब है जब पूरी दुनिया आर्थिक मंदी के दौर से गुजर रही है। मंत्रालय पर 7वें वेतन आयोग का एक दबाव है। उस सब के बावजूद, एक अच्छा प्रयास करने के बाद भी अगर हमारे विपक्षी मित्र इन बातों को स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं इसमें उनकी कुंठा ही झलकती है। महोदय, माल भाड़ा में निरंतर गिरावट हुई है। अगर आजादी के बाद के रेशो और आज के रेशो में देखा जाए, तो इसमें जो माल भाड़ा आय का प्रमुख स्रोत भारतीय रेल का था, वह लगातार हो रही उसमें गिरावट एक चिंता का विषय जरूर रहा है। और इसलिए इस दृष्टि से भारतीय रेल के पुनर्गठन, उसके पुनर्निर्माण और उसके पुनरुद्धार के जो प्रयास मंत्रालय के द्वारा प्रारंभ हुआ है, वह हम सबको उसका स्वागत करना चाहिए। इस सब के साथ साथ जो कार्य योजना तैयार की है माननीय रेल मंत्री ने, नौ सृजन, नौ मानक और नौ संरचना के, कितनी अनूठी योजना है। राजस्व में बढ़ोतरी के लिए केवल किराए पर ही निर्भर न रह करके हम अन्य स्रोतों को, माल भाड़ा नीति का परंपरागत सोच को बदलने और राजस्व के नए स्रोतों का दोहन करने पर बल देने का प्रयास, नौ मानक में रेलवे की कार्यकुशलता को बढ़ाने का प्रयास, और नौ संरचना के अंतर्गत सहकारिता, सृजनात्मकता और संवाद पर विशेष जो बल दिया गया है, ये सभी स्वागत योग्य प्रयास हैं। भारतीय रेल की सीमित क्षमता और गति के अवरोधों से मुक्त करने
आम जन की आकांक्षाओं पर खरी उतरने वाली शानदार और यादगार बनाने के लिए भारतीय रेल को पर्यावरण के अनुकूल बनाने, अपनी सामाजिक प्रतिबद्धताओं को पूरा करने और आर्थिक सुदृढ़ता के लिए जो प्रयास भारतीय रेल में वर्तमान में प्रारंभ हुए हैं, वे सभी सराहनीय प्रयास हैं। और इस दृष्टि से जो मिशन 2020 की बात की गई है, उसमें बहुत सारी बातें हैं, जैसे आवश्यकता के अनुसार आरक्षण उपलब्ध कराना, विश्वसनीय सेवा, प्रतिबद्धता के साथ माल गाड़ियों की समय सारणी के अनुसार चलाना, संरक्षा रिकॉर्ड में पर्याप्त सुधार के लिए उच्च स्तरीय तकनीक का इस्तेमाल करना, बिना चौकीदार वाले संपार फाटकों को चौकीदार सहित करना, समय पालन लगभग 95% तक पहुंचाना, मालगाड़ियों की औसत रफ्तार 50 किलोमीटर तक बढ़ाना, मेल एक्सप्रेस गाड़ियों की रफ्तार 80 किलोमीटर तक बढ़ाना, स्वर्णिम चतुर्भुज और सेमी हाई स्पीड को कुशलतापूर्वक संचालन और रेलगाड़ियों में वायु शौचालय लगाने का प्रयास। माननीय खड़गे जी बात कर रहे थे कि हम घोषणा कई जा रहे हैं लेकिन कुछ नहीं हो रहा है। मुझे लगता है कि उनको 2014-15 के रेल बजट और 15-16 के रेल बजट और इस वर्ष के रेल बजट को देखना चाहिए। 139 योजनाएं जो पिछले वर्ष की थी, उनको मंत्रालय ने पूरा किया, तय समय पर पूरा किया। इसके लिए उनको रेल मंत्री को बधाई देने की बजाय वह जिस प्रकार से आरोपित कर रहे हैं, और मुझे लगता है कि कभी कभी लोगों को लगता है कि हम जो कुछ बोल लेंगे वही सच होगा, लेकिन खड़गे जी का झूठ एक बार पुनः पकड़ा गया जब माननीय अनंत जी ने बेंगलुरु मेट्रो के बारे में यहां पर उस सफेद झूठ को एक बार पुनः सबके सामने प्रस्तुत कर दिया है, जिसमें अरे आपका मुख्यमंत्री बधाई दिया प्रधानमंत्री को। केवल सैंक्शन ही नहीं हुआ है, वो 3,500 करोड़ रुपए नम बेंगलुरु मेट्रो को केंद्र सरकार ने, मोदी सरकार ने दिया है। वो पैसा पता नहीं हम क्या करें। Nothing unparliamentary go on record. Nothing unparliamentary go on record. I will find out the allegations and I will take a for protection. You take, sir. Explain it. महोदय जो सच्चाई है मैं वही बोल रहा हूं। 100 बेंगलुरु मेट्रो को सैंक्शन पिछली एनडीए सरकार ने दिया था और माननीय अनंत कुमार जी उस समय शहरी विकास मंत्री थे। यही नहीं, इन 2004 से 2014 तक कांग्रेस इस देश में राज की है। कांग्रेस के नेतृत्व की यूपीए सरकार थी। उन 10 वर्षों में कांग्रेस ने बेंगलुरु मेट्रो को क्यों नहीं पैसा उपलब्ध करवाया? और फिर जब मोदी जी के नेतृत्व में पुनः भारतीय जनता पार्टी की एनडीए सरकार आई है, तब यहां से 3,500 करोड़ रुपए पूरा बेंगलुरु मेट्रो को दिया गया है। तो स्वाभाविक रूप से इसका श्रेय माननीय मोदी जी के साथ साथ माननीय रेल मंत्री को, माननीय अनंत कुमार जी को तो जाता ही जाता है। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण है कि कर्नाटक से आने वाले सदस्य को नहीं जानकारी कि बेंगलुरु मेट्रो को कोई पैसा दिया गया है। ये हमारी चिंता का विषय है, जबकि रेल मंत्री रह चुके हैं। महोदय एक तो ये, दूसरा कह रहे हैं फंड कहां से आएगा? हाउस में is not legally. No, because the record should not go wrong. Yes, I have already remarked. because suburban जो रेल की बात चल रही है, नम मेट्रो में ये भी आता है। हाँ। इसके लिए पैसे नहीं दे, ये तो चल रहा है, अब रेल भी चल रही है हमारे, आप क्या देने वाले? मेट्रो रेल चल रही है बेंगलुरु में, आपके वजह से चल रही है क्या? देर में सिर्फ ठीक है, हो गया खड़गे जी, बहुत हमको मालूम है, मालूम रहते हुए हम ये कह रहे हैं कि समर्पण देने के लिए जो एक घोषणा की थी उसके बारे में पैसे आए। आप प्लीज सिट डाउन। बेंगलुरु मेट्रो के बारे में बात हो रही थी, मैंने वही बात यहां पे कही। महोदय, माननीय सदस्य के द्वारा कहा गया कि घोषणाएं हुई, फंड कहां से आएगा?
मुझे लगता है कि आज भारतीय रेल इस बात के लिए निश्चिंत है कि एक ऐसा रेल मंत्री है जिसने फंड की समस्या से रेल के मंत्रालय को पूरी तरह मुक्त किया है। और यही नहीं, इन सब पे भी जानकारी होनी चाहिए कि भारतीय जीवन बीमा निगम ने लगभग 1.5 लाख करोड़ रुपए की सहमति का निवेश रेल मंत्रालय को पहले ही दे दिया है। यही नहीं, अन्य स्थानों से भी फंड की व्यवस्था हो रही है और मुझे लगता है कि जो घोषणाएं यहां पर आज सरकार कर रही है उस पूरी जिम्मेदारी के साथ उन योजनाओं को पूरा करने के लिए कर रही है। आप पिछली सरकारों की पुनरावृत्ति नहीं। महोदय, जहां तक बात है कि पहली बार ये देखने को मिला है कि भारतीय रेल ने 2500 किलोमीटर अतिरिक्त बड़ी लाइन चालू करने के अपने महत्वाकांक्षी योजना से आगे निकली है। इससे पहले कभी ये लोग नहीं कर पाए, इस लक्ष्य को कभी प्राप्त नहीं कर पाए। सरकार ने तय किया, मंत्रालय ने तय किया था, हम 2500 किलोमीटर की रेल लाइन, बड़ी लाइन का निर्माण करेंगे और उस लक्ष्य से भी आगे जाकर के इस सरकार ने 30% अधिक, पिछले वर्ष से अधिक उस लक्ष्य को पुनः तैयार किया है और 2016-17 के लिए इसको 2800 किलोमीटर रखा है। यही नहीं, अगर हम पिछले 6 वर्षों के रेल लाइन के रिकॉर्ड को देखें तो प्रतिदिन 4.3 किलोमीटर प्रतिदिन के औसत के मुकाबले भारतीय रेल ने 7 किलोमीटर की रफ्तार से बड़ी लाइन निर्माण में सफलता प्राप्त की है। आगामी वर्ष के लिए 2017-18 में 13 किलोमीटर प्रतिदिन, 2018-19 के लिए 19 किलोमीटर प्रतिदिन का लक्ष्य रखा है, जिसमें क्रमशः 17-18 में 9 करोड़ श्रम दिवस और यही नहीं 18-19 में 14 करोड़ श्रम दिवस रोजगार के सृजन की भी उसके साथ व्यवस्था, उसके साथ जोड़ने का प्रयास हुआ है। रेलवे लाइन के विद्युतीकरण का मुद्दा महत्वपूर्ण मुद्दा है क्योंकि यह पर्यावरण की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस दृष्टि से अब तक पिछले वर्ष सर्वाधिक 1600 किलोमीटर रेलवे लाइन का विद्युतीकरण हुआ है और यही लक्ष्य 2016-17 में मंत्रालय ने 1800 किलोमीटर का रखा है। क्या यह सरकार की गतिशील और प्रगतिशीलता को प्रदर्शित नहीं करता है? महोदय, फ्रेट कॉरिडोर पर जो कार्य प्रारंभ हुआ है उसकी प्रगति, पोर्ट कनेक्टिविटी की कार्य की जो प्रगति है वह जहां सराहनीय है, वहीं साथ ही साथ पहली बार यह प्रयास हुआ है नॉर्थ ईस्ट जो अब तक उपेक्षित होता था, उस नॉर्थ ईस्ट के सुदूर क्षेत्रों में त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर, अरुणाचल के साथ साथ जम्मू कश्मीर के उधमपुर, श्रीनगर, बारामूला, इन सबको रेल लिंक से जोड़ने का जो कार्य प्रारंभ हुआ है और उसमें सफलतापूर्वक जो अब तक सफलता भारतीय रेल को प्राप्त हुई है वह अत्यंत सराहनीय प्रयास है। हम सबको उसका स्वागत करना चाहिए। महोदय कह रहे थे कि सरकार ने अन्य बड़े कार्य क्या किए हैं। अभी बिहार में मेक इन इंडिया के तहत 40,000 करोड़ रुपए की लागत से 2 रेल इंजन कारखाने का कार्य प्रारंभ हुआ है। 40,000 करोड़ रुपए की लागत से माननीय प्रधानमंत्री की जो महत्वाकांक्षी मेक इन इंडिया की जो योजना है उसमें उस पर कार्य प्रारंभ हुआ है। महोदय, भारत के औद्योगिक विकास में एक नई गति प्रदान करने के साथ साथ रोजगार के नए अवसर पैदा करने, भारतीय रेल ने अपने कामकाज में 100% पारदर्शिता हो, इसके लिए उन्होंने जिस तरीके से सोशल मीडिया का बेहतर उपयोग प्रारंभ हुआ है, पहली बार रेलवे बोर्ड से अधिकार क्षेत्रीय जो जोनल रेलवे महाप्रबंधक हैं उन तक हस्तांतरित करने का जो प्रयास है वह ताकतवर हुए हैं और उनकी कार्य की शुचिता और पारदर्शिता को सुनिश्चित रेल मंत्रालय, माननीय रेल मंत्री ने सुनिश्चित किया है। यह पहली बार देखने को मिला है कि रेलवे बोर्ड से अधिकार जोनल महाप्रबंधकों के पास जाए। यह अत्यंत महत्वपूर्ण है। हम सबको इस बात को भी देख करके प्रसन्नता होती है कि दुर्घटनाओं का रेट लगातार कम हुआ है और संरक्षा की चुनौती से जो भारतीय रेल जूझ रही थी वह अत्यंत महत्वपूर्ण एक चुनौती थी और उसमें भी पिछले वर्ष दुर्घटनाओं में 20% की कमी आई है, यानी संरक्षा रिकॉर्ड पहले से बेहतर हुआ है। साथ साथ माननीय रेल मंत्री के द्वारा जापान और कोरिया के साथ मिलकर के जीरो एक्सीडेंट की जो पॉलिसी लागू करने का प्रयास भारतीय रेल में प्रारंभ हुआ है
हम सबको उसका स्वागत किया जाना चाहिए। भारतीय रेल में दुर्घटनाएं जो अधिकतर होती थी वो बिना चौकीदार के संपार फाटकों के कारण। आखिर बिना चौकीदार के संपार फाटक किसकी देन है? आखिर 60 वर्षों तक इस देश में जिसने सर्वाधिक शासन किया हुआ है उन्हीं लोगों के कारण तो आज तक इस देश में संपार फाटकों पर चौकीदार नहीं रख पाए हैं और सर्वाधिक दुर्घटनाओं का कारण वो बनता था। पहली बार प्रयास हुआ है कि पिछले वर्ष 350 संपार फाटकों को चौकीदार युक्त किया गया और इसके साथ साथ 1000 बिना चौकीदार वाले लेवल क्रॉसिंग को समाप्त किया गया और इस बार इस लक्ष्य को और अधिक बढ़ाने का प्रयास हुआ है। मुझे लगता है कि आने वाले समय में 2016-17 के दौरान देश के अंदर सभी संपार फाटकों को समाप्त करने, उसमें आरओबी बनाने, आरयूबी बनाने या फिर उसमें उसको चौकीदार युक्त बनाने का जो प्रयास है वह जीरो एक्सीडेंट की माननीय रेल मंत्री की उस योजना को अमली जामा पहनाने का एक बेहतर प्रयास हो सकता है, जिसकी हमें सबको यहां पर स्वागत करना चाहिए। महोदय, जो महत्वपूर्ण बात है वह जो घोषणाएं माननीय रेल मंत्री ने की हैं, अक्सर आप देखते होंगे रेलवे में अनारक्षित जो यात्री हैं उनके बारे में बड़ी स्थिति उनके लिए खराब होती थी। आज एक प्रयास प्रारंभ हुआ है, अंत्योदय एक्सप्रेस और दीनदयालु डिब्बे। देश के अंदर आम जन ने इसको स्वीकार किया है और उन सवारी डिब्बों में आरक्षित यात्रियों के लिए भी जो व्यवस्था दी है 3 प्रकार की रेलगाड़ियों को चलाने का, हमसफर, तेजस और उदय रेलगाड़ियां। ये महत्वपूर्ण जो गाड़ियां हैं भारतीय रेल को विश्वस्तरीय सेवा प्रदान करने का एक प्रयास है। हम सबको ये नहीं भूलना चाहिए कि रेलवे के शौचालयों में अब यानी पिछले वर्ष एक वर्ष में 17,000 जैव शौचालय लगाए गए और आगामी वर्ष के लिए इसका लक्ष्य 30,000 जैव शौचालय लगाने का जो प्रयास है, यह माननीय प्रधानमंत्री के स्वच्छ भारत अभियान के साथ रेल के द्वारा किए जा रहे उसमें सहयोग के स्वच्छ रेल और स्वच्छ भारत के प्रयास को कहीं न कहीं एक मजबूती प्रदान करता है। महोदय, यात्री बीमा रेल यात्रियों की सुरक्षित यात्रा करने के लिए एक बेहतर प्रयास है और इसमें अनेक जो प्रयास किए गए हैं, जैसे रेलवे विश्रामालयों को घंटे के हिसाब से आवंटित करने, जननी सेवा और स्मार्ट सवारी डिब्बों का प्रस्ताव, रेलवे के ढांचागत विकास की दिशा से किए जा रहे प्रयास जिसमें निर्माण, परिचालन और अनुरक्षण में 100% तक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति और उसके लिए किए जाने वाले प्रयास जैसे उपनगरीय गलियारा परियोजना, हाई स्पीड ट्रेन का परिचालन, डेडिकेटेड फ्रेट लाइनें, ट्रेन सेटों सहित चल स्टॉक, इंजन और सवारी डिब्बों के निर्माण और अनुरक्षण की सुविधा, रेल विद्युतीकरण, सिग्नल प्रणाली, फ्रेट टर्मिनल, पैसेंजर टर्मिनल, रेल लाइन से संबंधित औद्योगिक पार्क में की अवसंरचना और द्रुत गति परिवहन प्रणाली, जिसमें अनेक ऐसी योजनाएं हैं जिसमें विश्व बैंक आदि संस्थानों से भी सहयोग लेने की प्रक्रिया भारतीय रेल ने प्रारंभ किया है और मुझे लगता है कि भारतीय रेल को विश्वस्तरीय रेल सेवा प्रदान करने का जो माननीय रेल मंत्री का प्रयास है, हम सबको इसकी सराहना करनी चाहिए और इसको स्वीकार करना चाहिए। महोदय, इसके साथ जो आम यात्री और इस देश के आम नागरिक को ध्यान में रख करके बिना यात्री किराया बढ़ाए और बिना माल भाड़ा को बढ़ाए हम आम जन को कैसे राहत दे सकते हैं, इसके लिए जो आय बढ़ाने के जो विभिन्न तरीके मंत्रालय ने तलाशे हैं, मुझे लगता है कि वे अत्यंत स्वागत योग्य हैं, जिसमें खाली भूमि पर और रेलवे स्टेशनों के ऊपर खाली स्थानों के अधिकारों के वाणिज्यिक उपयोग के लिए स्टेशनों का पुनर्विकास, रेल पथों के आसपास की भूमि को बागवानी का वृक्षारोपण के लिए पट्टे पर देकर सौर ऊर्जा उत्पादन के लिए भूमि का मौद्रीकरण, डाटा सॉफ्टवेयर जैसे सॉफ्ट परिसंपत्तियों और भारतीय रेल द्वारा निःशुल्क मुहैया कराई जा रही कुछ सेवाओं में मौद्रीकरण और वेबसाइटों और ई कॉमर्स गतिविधियां बढ़ाना, विज्ञापन राजस्व बढ़ाने को और को ब्रॉडिंग के लिए एजेंसियों के साथ साझेदारी करने के लिए स्टेशनों, ट्रेनों और बड़े स्टेशनों के बाहर रेल पथों के आसपास की भूमि पर विज्ञापन देना,
कंटेनर ट्रेन ऑपरेटरों के लिए सेक्टर खोलने सहित मौजूदा पार्सल नीति को उदार बनाकर पार्सल कॉरिडोर की ओवरहॉलिंग, पार्सलों की ऑनलाइन बुकिंग और ई कॉमर्स जैसे बढ़ते सेक्टरों के लिए रेल सेवाओं का विस्तार करना। महोदय, हम सबको इस बारे में स्वीकार करना चाहिए कि एक प्रबंधन के अंतर्गत संचालित भारतीय रेल दुनिया के सबसे बड़े उपक्रमों से में एक है। लगभग 13 लाख रेल कर्मचारियों के कार्यकुशलता के लिए, उन्हें प्रशिक्षित करने के लिए जो प्रयास होने चाहिए थे उसका अभाव था। पहली बार हुआ है जब इस दिशा में किसी रेल मंत्री ने सोचा है, और जो प्रयास इस दिशा में प्रारंभ हुए हैं हम सब उसका स्वागत करते हैं। मैं इसके साथ ही माननीय रेल मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करूंगा कि लोको पायलट से जुड़ी हुई कुछ समस्याएं हैं जो उन लोगों ने ज्ञापन के माध्यम से मंत्रालय को पहले भी प्रेषित की थी। दूसरा, रेलवे के जूनियर और सीनियर जो सेक्शन इंजीनियर हैं, वे बहुत दिनों से ग्रेड बी का स्केल देने की मांग बहुत दिनों से करते आ रहे हैं। मुझे लगता है कि जहां आप प्रशिक्षित करने का प्रयास कर रहे हैं, पहली बार रेलवे विश्वविद्यालय बनाने की प्रक्रिया प्रारंभ हुई है और उनके लिए नए नए ट्रेनिंग के कार्यक्रम, प्रशिक्षण की व्यवस्था, उनके स्किल डेवलपमेंट के लिए जो कार्यक्रम आपके स्तर पर प्रारंभ हुए हैं, जहां वे स्वागत योग्य हैं, वहीं जो वहां पर कार्यरत कर्मचारी हैं उन लोगों की समस्याओं का समयबद्ध ढंग से समाधान हो, इस बारे में हम लोग माननीय रेल मंत्री से अनुरोध करना चाहेंगे। महोदय, मैं धन्यवाद दूंगा माननीय रेल मंत्री को। इन्होंने देश के अंदर बिना भेदभाव के प्रत्येक व्यक्ति की वहां की आवश्यकता के अनुरूप वहां के लिए योजनाएं घोषित की। मैं पूर्वोत्तर रेलवे गोरखपुर से आता हूं, जो पूर्वोत्तर रेलवे का मुख्यालय भी है, और आश्चर्य होगा कि वहां पर कभी लोको इलेक्ट्रिक कारखाना स्वीकृत हुआ था, लेकिन उसको वहां से दूसरी जगह ट्रांसफर कर दिया गया। और मैं धन्यवाद दूंगा रेल मंत्री जी को। वो गोरखपुर पहुंचे, गोरखपुर पहुंचने के बाद उन्होंने पूछा यहां की समस्याएं क्या हैं। वहां के हम लोगों ने, सभी जनप्रतिनिधियों ने समस्या रखी। लोको इलेक्ट्रिक शेड उन्होंने गोरखपुर को प्रदान किया। मैं माननीय रेल मंत्री से अनुरोध करूंगा कि स्वयं चल करके उस लोको इलेक्ट्रिक शेड का भूमि पूजन करके उसको शुभारंभ करें। मैं वहां की जनता की ओर से उन्हें धन्यवाद दूंगा। बहुत सारी योजनाएं, मुझे लगता है कि 2002-03 में जैसे बेंगलुरु मेट्रो की स्थिति थी, वैसे ही गोरखपुर में पूर्वोत्तर रेलवे से जुड़ी हुई गोरखपुर, आनंद नगर, नौतनवा, नौगढ़, बढ़नी, बलरामपुर, गोंडा, इस मीटर गेज को ब्रॉड गेज बनाने की योजना चल रही थी। 2003 में तत्कालीन रेल मंत्री ने उसका शिलान्यास किया था। 10 वर्षों तक इन लोगों ने पैसा नहीं दिया, और उसका परिणाम क्या था? जब पुनः भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, 1075 करोड़ रुपए को दे करके ब्रॉड गेज की पूरी कार्रवाई को प्रारंभ करके माननीय रेल मंत्री ने उस कार्य को पूरा किया। अब मैं माननीय रेल मंत्री से अनुरोध करूंगा कि आपने अपने समय वहां पर एक मुंबई के लिए साप्ताहिक ट्रेन दी थी, और एक पैसेंजर ट्रेन है। पैसेंजर ट्रेन की गति भी बहुत स्लो है। अगर वो सुबह 7 बजे गोरखपुर से चलती है, लखनऊ पहुंचते पहुंचते उसको 10 बज जाते हैं रात्रि के। मुझे लगता है उसकी स्पीड को बढ़ाने की आवश्यकता है, और इस रूट पर कुछ अन्य पैसेंजर ट्रेन को चलाने। इसका एक महत्वपूर्ण स्टेशन है सूरतगढ़, वहां पर उनके स्टॉपेज की भी व्यवस्था हो जाए तो मुझे लगता है कि भारत और नेपाल के सीमावर्ती क्षेत्र के साथ रेल लाइन चलती है। 2 स्थानों पर यह रेल लाइन नेपाल को छूती है, नौतनवा के बाद सुनौली, और बढ़नी कृष्णानगर। बढ़नी भारत के अंदर है, कृष्णानगर नेपाल के अंदर है, वहां पर यह उसके साथ छूती है। मैं आपको धन्यवाद दूंगा कि आपने उन क्षेत्रों को टच किया है जिसको कभी कोई छूता नहीं था। सैजनवा से बांसगांव होते दोरी घाट, क्योंकि उस क्षेत्र से परिचित हमारे रेल राज्य मंत्री जी हैं, तो स्वाभाविक रूप से उनकी विशेष कृपा वहां पर थी, तो उन्होंने सैजनवा से दोहरी घाट होते हुए, बांसगांव होते हुए दोहरी घाट की रेल लाइन स्वीकृत की, और साथ साथ खलीलाबाद से आपके मैदावल होते हुए बांसी, डुमरियागंज, बलरामपुर, श्रावस्ती और बहराइच के लिए एक नई रेल लाइन भी स्वीकृत की। बहुत दिनों से मांग हो रही है आनंद नगर से महाराजगंज जिला मुख्यालय होते हुए हुगली तक रेल लाइन बिछाने की, क्योंकि एकमात्र जिला मुख्यालय है जो रेल लाइन से नहीं जुड़ा है। वो तो सैंक्शन है। हाँ, लेकिन उस पर एक कार्य प्रारंभ हो, इन पर कार्य भी तत्काल प्रारंभ हो,
ये हम सब इसके साथ मांग करेंगे। मैं आपको धन्यवाद दूंगा जो आपने गोरखपुर में एक तिहरी लाइन बिछाने की कार्रवाई स्वीकृत की है, और साथ साथ मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि पूर्वोत्तर रेलवे का मुख्यालय होने के नाते बहुत भारी लोड है। गोरखपुर केवल एक महानगर नहीं है। पूर्वी उत्तर प्रदेश की 3 करोड़ की आबादी, पश्चिम उत्तर बिहार और नेपाल की तराई की लगभग 5 करोड़ की आबादी अपने शिक्षा है, स्वास्थ्य है, व्यापार और रोजगार के लिए गोरखपुर पर निर्भर करती है। प्रदेश की राजधानी लखनऊ जाना हो या फिर उन्हें दिल्ली आना हो, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली आना हो या मुंबई जाना हो, कलकत्ता जाना हो, गोरखपुर जंक्शन इसके लिए महत्वपूर्ण है और गोरखपुर जंक्शन पर ही पूरा लोड है। मैं धन्यवाद दूंगा माननीय रेल मंत्री जी को कि उनके प्रयास से गोरखपुर जंक्शन में पहले दक्षिण ओर आवागमन का पूरा मार्ग था, सब कुछ था, लेकिन उत्तर दिशा में भी उन्होंने कुछ काउंटर दिए हैं और बहुत अच्छा मार्ग वहां पर बन चुका है, अच्छे कार्य वहां पर हो गए हैं। मैं अनुरोध करना चाहूंगा, एक गोरखपुर जंक्शन के बाहर ठेला, खोमचा, रेहड़ी लगाने वाले बड़ी संख्या में लोग हैं और पूरे रेलवे स्टेशन की इस खूबसूरती को, गोरखपुर जंक्शन को विश्वस्तरीय जंक्शन, सबसे लंबे जंक्शन का सौभाग्य प्राप्त किया हुआ है रेल मंत्रालय के द्वारा। वहां पर आपने रेलवे के फालतू भूमि का वाणिज्यिक उपयोग की बात की है। मुझे लगता है कि इन सभी ठेला, खोमचा, रेहड़ी लगाने वालों को पुनर्वास करके उनके माध्यम से राजस्व वसूली का एक माध्यम रेल उसका बढ़ा सकता है, बना सकता है, और रेलवे के सुंदरीकरण का कार्य भी वहां पर हो सकता है। इस योजना को स्वीकार करने की कृपा आप करें। साथ साथ गोरखपुर का जो लोड है उस दिश से आपने अभी दिल्ली से आगरा के बीच में एक सेमी बुलेट ट्रेन चलाई है और सबने स्वीकार किया। पहली बार हुआ है कि जब ये ट्रेन इस प्रकार से चली है। अभी मुंबई अहमदाबाद के बीच चलने वाली है। हम लोग चाहेंगे कि उसके बाद जो प्रयोग हो वह दिल्ली गोरखपुर के बीच हो। एक बार थोड़ा दिल्ली गोरखपुर के बीच में ट्रेन चले, मैं इसके बारे में आपसे अनुरोध करना चाहूंगा। गोरखपुर से मेरा अनुरोध होगा कुछ अन्य स्थानों के लिए। अक्सर जो चीजें चलती हैं, खासतौर से हम लोगों की समस्या है प्रयागराज जाने के लिए या अयोध्या जाने के लिए। पता नहीं हम लोग अयोध्या के बारे में जब बात करते हैं तो कुछ लोगों को बुरा लग जाता है। महोदय, मेरा अनुरोध होगा, एक इंटरसिटी पूर्वी उत्तर प्रदेश का हाईकोर्ट इलाहाबाद में है, साथ साथ वहां पर प्रयागराज भी है। कुंभ के अवसर पर करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु वहां जाता है। इंटरसिटी जो चलती है उसको 10 से 12 घंटे लगते हैं। अगर गोरखपुर से वह ट्रेन वाया अयोध्या होते हुए इलाहाबाद तक इंटरसिटी चले, जैसे गोरखपुर लखनऊ इंटरसिटी चलती है, तो एक बेहतर प्रयास होगा। इसके साथ साथ आपने पिछली बार इस बात को कहा था गोरखपुर में भी, खासतौर से जो आपके पटना के पास पुल वर्षों से बन रहा था, आखिर इसी सरकार के आने के बाद वह प्रारंभ हुआ और साथ साथ आप माननीय प्रधानमंत्री जी की उपस्थिति में उसका उद्घाटन करके उसको रेल मंत्रालय ने उसका लोकार्पण किया है। अब गोरखपुर से कलकत्ता की दूरी काफी कम हो जाएगी। गोरखपुर कलकत्ता के बीच एक सुपरफास्ट ट्रेन चलाने की व्यवस्था, साथ साथ गोरखपुर से जो देहरादून जाती है, सप्ताह में 3 दिन जाती है ट्रेन। हरिद्वार लोग जाते हैं, हरिद्वार एक धाम है, साथ साथ देहरादून तक वो ट्रेन चलती है। बड़ी संख्या में लोगों का आवागमन है। अगर वह सप्ताह में 7 दिन चले तो एक बेहतर प्रयास होगा। आपके नेतृत्व में जो प्रयास हुए हैं भारतीय रेल को विश्वस्तरीय सेवा प्रदान करने की दिशा में, हम सब उसका स्वागत करते हैं और हमें विश्वास है कि जो प्रयास आपने किया है इन 2 वर्षों में माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, वह एक सराहनीय प्रयास है और उस सराहनीय प्रयास के लिए मैं बार बार आपको बधाई देता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं कि भारतीय रेल अपनी विश्वस्तरीय सेवाओं के माध्यम से भारतीय परिवहन की रीढ़ बनकर के पूरे आम जन को अपनी सेवाओं से संतुष्ट करेगी। आपने बोलने का अवसर दिया, धन्यवाद।